आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के रेवाड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही 20 से 25 फरवरी को प्रधानमंत्री जम्मू, राजकोट, भटिंडा, कल्याणी, मंगलागिरी और रायबरेली में 6 और एम्स राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। आज हरियाणा के लिए बेहद खास दिन रहने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री आज हरियाणा को करोड़ों परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें गुरुग्राम मेट्रो भी शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी कुरुक्षेत्र में नवनिर्मित अनुभव केंद्र ज्योतिसर का उद्घाटन करेंगे। इसे 240 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये संग्रहालय 17 एकड़ में फैला है। कुरुक्षेत्र का ज्योतिसर एक पवित्र स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्रदान किया था। रेवाड़ी में बनने जा रहे एम्स को कई लिहाज से खास माना जा रहा है। इससे न केवल उत्तर भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, बल्कि दिल्ली के एम्स पे भी दबाव कम होगा। आज से अगले 10 दिनों तक आपको ऐसी ही शानदार तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ये अत्याधुनिक सुविधाओं वाले एम्स हैं। अगले 1.5 हफ्ते तक देश को ऐसे ही 7 शानदार एम्स के तोहफे दिए जाएंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के रेवाड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद 20 और 25 फरवरी को बाकी 6 एम्स का उद्घाटन होगा। ये एम्स जम्मू, पंजाब के भटिंडा, यूपी के रायबरेली, गुजरात के राजकोट, पश्चिम बंगाल के कल्याणी और आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी में बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू में एम्स का उद्घाटन 20 फरवरी को करेंगे। फिर 25 फरवरी को भटिंडा, राजकोट, कल्याणी, मंगलगिरी और रायबरेली एम्स का लोकार्पण होगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान हजारों करोड़ की लागत से तैयार जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें जम्मू एम्स हॉस्पिटल, शाहपुर कंडी जो मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट, देविका नदी का जो प्रोजेक्ट है, उसके साथ साथ बड़े फ्लाईओवर्स, रिंग रोड्स, ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। उनका उद्घाटन स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। केंद्र सरकार के मुताबिक इन 7 एम्स पर वो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। रेवाड़ी में 203 एकड़ जमीन पर एम्स बनेगा, जहां 750 बेड की सुविधा होगी। साथ ही एक मेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज और आयुष ब्लॉक रेवाड़ी में तैयार होगा। इसके अलावा वहां हॉस्टल और स्टाफ क्वार्टर भी बनाए जाएंगे। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 22 एम्स का शिलान्यास करने यहाँ माजरा बाल्की में आ रहे हैं, तो उसकी तैयारियां चल रही है। आप लोग भी देख रहे हो कितने वार लेवल पर काम चल रहा है। पार्किंग की काफ़ी व्यवस्था की गई है, टेंट वगैरह इरेक्ट किया जा रहा है, स्टेज वगैरह बनाई जा रही है, एग्जीबिशन के लिए अलग से बनाया गया है, तो काफ़ी काम तेजी से चल रहा है। एम्स की पहचान हर छोटी से गंभीर बीमारी तक के इलाज की रही है। इसके अलावा वो मेडिकल क्षेत्र में रिसर्च को लेकर भी बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में मोदी सरकार की कोशिश इनका जाल देश के हर हिस्से में फैलाने का है, ताकि आम लोगों को इसका फायदा मिल सके। मिलन शर्मा, सुनील भट्ट और देशराज चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आज रेवाड़ी एम्स का शिलान्यास रखा जा रहा है, जिसकी पूरी डिटेल हमने आपको बता दी है। अब आपको जल्दी से जल्दी उन एम्स के बारे में बता देते हैं जो या तो बन रहे हैं या बन चुके हैं। जल्द मंगलगिरी एम्स को तोहफा भी देश को मिल जाएगा। ये एम्स आंध्र प्रदेश में 1618 करोड़ की लागत से बना है। नागपुर एम्स भी बनकर तैयार है, जो महाराष्ट्र की हेल्थ सेवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इसे 1577 करोड़ की लागत से बनाया गया है। बता दें आपको, पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां बन रहा कल्याणी एम्स 1754 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है। गोरखपुर एम्स भी हाल ही में तैयार हुआ है, जिसका विस्तार हो रहा है। उसे 1011 करोड़ की लागत से बनाया गया है। भटिंडा एम्स भी बनकर तैयार है, जिसको बनाने में 925 करोड़ की लागत आई है। ये एम्स भी उद्घाटन के लिए बिल्कुल तैयार है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर को भी जल्द एम्स का तोहफा मिल रहा है। यहां बनाया गया एम्स 1471 करोड़ में तैयार हुआ है।
तमिलनाडु के मदुरई में भी एम्स तैयार है। इसे 1977 करोड़ की लागत से बनाया गया है। और अगर झारखंड की बात करें तो देवघर एम्स भी बनके तैयार हो चुका है। इसे बनाने में 1103 करोड़ की लागत आई है। तो वहीं गुजरात की बात करें तो राज्य का पहला एम्स राजकोट में बनकर तैयार है। इसे बनाने में 1195 करोड़ का खर्च आया है। तेलंगाना के बीवी नगर में भी एम्स बनकर तैयार है, जिसे बनाने में 1195 करोड़ ही खर्च हुआ है। असम के गुवाहाटी की बात करें तो एम्स का तोहफा यहां भी मिलने जा रहा है। यहां एम्स को 1123 करोड़ की लागत के साथ बनाया गया है। जम्मू के विजयपुर एम्स का काम भी तेजी से चल रहा है। इसे 1616 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। कश्मीर के अवंतीपुरा एम्स को भी 1828 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है और दरभंगा एम्स भी तेजी से आकार ले रहा है। इसे 1264 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। हरियाणा को आने वाले दिनों में एक और एम्स मिलेगा जो मनेठी में होगा। इसे 1299 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। तो देश की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड से शुरू होने जा रही है। केंद्रीय नागर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि यह देश की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा है और यह हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा सबसे पहले उत्तराखंड से शुरू की जा रही है। बता दें आपको, ये सेवा प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत शुरू किया जाएगा। इसके तहत बहुत जल्द ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक हेलीकॉप्टर तैनात किया जाएगा। यानी एम्स के 150 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी भी तरह से इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है तो किसी भी बीमार व्यक्ति को तुरंत हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। तो इससे दुर्घटना पीड़ितों और मरीजों को दुर्गम पहाड़ी इलाकों से एम्स तक समय पर पहुंचना सुनिश्चित हो सकेगा। इसी प्रोजेक्ट के लिए हेलीकॉप्टर्स की असेंबलिंग की जा रही है। देश में वैसे तो प्राइवेट एयर एम्बुलेंस सेवाएं पहले से ही उपलब्ध हैं, लेकिन अब सरकार की ओर से आपात परिस्थितियों में हेलीकॉप्टर मेडिकल सुविधा मुहैया कराने के लिए एक बड़ा HIMS नेटवर्क बनाने की तैयारी चल रही है। तो चलिए सुनते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर क्या कहा। पूरे देश में पहली हेम्स सर्विस, हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की सर्विस हम लोग उत्तराखंड से शुरू कर रहे हैं, जहां एम्स ऋषिकेश में एक हेलीकॉप्टर तैनात किया जाएगा और 150 किलोमीटर की रेडियस में कोई भी व्यक्ति हाईवे या कहीं भी अगर दुर्घटना हुई हो तो उसे तुरंत एम्स ऋषिकेश से हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाएगा। हेलीकॉप्टर अभी पूरी असेंबली होकर सर्टिफिकेशन हो रही है और ये मेरे डैशबोर्ड पर है। ये आपकी चिंता नहीं रही, दोनों चीज ये मेरी चिंता रही, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं हरियाणा वालों को डबल सौगात मिलने वाली है। आज प्रधानमंत्री मोदी रेवाड़ी में एम्स की आधारशिला रखेंगे तो वहीं पीएम गुरुग्राम मेट्रो विस्तार की नींव भी रखेंगे। हरियाणा को आज करीब 10,000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। एम्स रेवाड़ी पर करीब 1650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये एम्स 203 एकड़ में बन रहा है। एम्स में मरीजों के लिए 750 बेड होंगे। इसमें मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस के साथ आईसीयू स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट भी होंगे। ओपीडी में रोजाना 1500 लोगों का इलाज होगा। वहीं गुरुग्राम वासियों को मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो को द्वारका एक्सप्रेसवे से भी जोड़ने की प्लानिंग है। इसके तहत सेक्टर 101 में मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद लोगों को काफी राहत मिलेगी। गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार के लिए हरियाणा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का गठन किया गया है। तो जाहिर है साइबर सिटी तक मेट्रो आ जाने से लाखों लोगों को ट्रैफिक से छुटकारा मिलने वाला है। दरअसल दिल्ली एनसीआर से हर रोज लाखों लोग गुरुग्राम आते जाते हैं और इन लोगों को जाम से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने ओल्ड गुरुग्राम में मेट्रो चलाने की योजना बनाई है। सरकार की इस योजना के तहत न्यू गुरुग्राम को ओल्ड गुरुग्राम से जोड़ा जा सकेगा और इस प्रोजेक्ट के तहत मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो रूट तैयार किया जाएगा। तो गुरुग्राम का ये रूट 28.50 किलोमीटर लंबा होगा, जबकि इस रूट पर 27 मेट्रो स्टेशन होंगे। इस मेट्रो रूट को रेलवे स्टेशन से भी जोड़ने की योजना है। वहीं इस योजना के अगले चरण में आईजीआई एयरपोर्ट से भी जोड़ने की प्लानिंग चल रही है।
तो यही कहा जा सकता है कि ना केवल ओल्ड सिटी में रहने वालों के लिए बल्कि हर रोज नोएडा दिल्ली से जाने वाले लोगों के लिए भी एक गुड न्यूज साबित हो सकती है। और इसमें बड़ी बात यह है कि ये ट्रेन 27 ऐसे स्टेशन से गुजरने वाली है जहां ज्यादातर लोग जॉब के लिए दूर दराज से आते हैं। इस प्रोजेक्ट को अगले 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। और इस प्रोजेक्ट के तहत सेक्टर 45 पर मेट्रो बनाई जा रही है। सेक्टर 45 से ये मेट्रो साइबर पार्क जाएगी। साइबर पार्क से सेक्टर 47 तक मेट्रो दौड़ेगी और फिर इस रूट पर सुभाष चौक मेट्रो स्टेशन है। सुभाष चौक से सेक्टर 48 मेट्रो गुजरेगी। इसके बाद सेक्टर 72A मेट्रो स्टेशन तैयार किया जाएगा और सेक्टर 72A से मेट्रो हीरो होंडा चौक जाएगी। और हीरो होंडा चौक से अगला स्टेशन उद्योग विहार फेज 6 होगा। उद्योग विहार से मेट्रो सेक्टर 10 जाएगी। सेक्टर 10 से मेट्रो सेक्टर 37 जाएगी, जो गांव बसई, सेक्टर 9, सेक्टर 7, सेक्टर 4 और सेक्टर 5 अशोक विहार सेक्टर 3 होते हुए बजगेड़ा रोड तक दौड़ेगी। और इसके बाद इस रूट पर पालम विहार एक्सटेंशन, पालम विहार सेक्टर 23A, सेक्टर 22, उद्योग विहार फेज 4, उद्योग विहार फेज 5 और साइबर सिटी स्टेशन बनाए जाएंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले 15 जनवरी को जो मंदिर के निर्माण कार्य लगभग थम गए थे, उनको अब फिर से पंख लग गए हैं। प्रथम तल के पूरा होने के बाद कामगार द्वितीय तल के निर्माण कार्य में जुट गए हैं। इसी तल पर राम दरबार की स्थापना होगी, जिसके इंतजार में राम भक्त ललायत हैं। राम मंदिर में राम लला तो विराजमान हो गए हैं। अब राम भक्त राम दरबार सजने का इंतजार कर रहे हैं। तो खुशखबरी ये है कि इस साल के आखिर तक मंदिर के दूसरे तल पर राम दरबार बनकर तैयार हो जाएगा। यानी नीचे रामलला होंगे तो ऊपर श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान समेत पूरा राम दरबार सज जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य 3 चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण का काम भूतल के निर्माण और गर्भगृह में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साथ पूरा हो चुका है। साथ ही उम्मीद है कि दूसरे चरण में इसके ऊपर के तल का निर्माण दिसंबर तक पूरा हो जाएगा और इसी में राम दरबार की स्थापना की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि में राम दरबार के निर्माण से जुड़े सभी काम अगले साल 2025 तक पूरे हो जाएंगे। इस तरह 3 तल का राम मंदिर बनकर तैयार होगा। साथ ही उसके चारों तरफ रामायण कालीन पात्रों के अन्य मंदिर भी बनाए जाएंगे। पिछले महीने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते 15 जनवरी से श्री राम मंदिर से जुड़े सभी निर्माण कार्य थम गए थे। ऐसे में निर्माण एजेंसी से जुड़े कामगारों और विशेषज्ञों को 1 महीने का अवकाश दे दिया गया था। अब 15 फरवरी यानी इसी बुधवार को ये सभी कामगार वापस श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंच चुके हैं, जिन्होंने मंदिर के बाकी निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं। बनबीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली से हैदराबाद तक रामलला के भक्तों का उत्साह आज भी चरम पे है। उत्तर में दक्षिण के आस्था के 2 रंग हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां दिल्ली से अयोध्या जाते हुए स्पेशल आस्था ट्रेन जय श्री राम की गूंज के साथ रवाना हुई, तो हैदराबाद से अयोध्या राम भक्तों के लिए श्री राम के नारों के साथ अन्न भेजा गया। जय जय श्री राम, जय करे वीर बजरंगी। श्री राम नाम की गूंज के साथ ये श्रद्धालु अयोध्या जा रहे हैं। स्पेशल आस्था ट्रेन के जरिए इन सभी को दिल्ली से अयोध्या के लिए रवाना किया गया। इस दौरान रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर दिखा। अच्छा लग रहा है, श्री राम जी कलयुग में आए हैं अपना प्रचार करने के लिए कि मैं दुखियों को सुखी करने के लिए आया हूँ। इस कलयुग में आए, कभी सतयुग में। 500 साल का जो हमारा वनवास था, वैसे तो 14 साल का वनवास था रामचंद्र जी का, 500 साल बाद ये सपना साकार हुआ है और इसका पूरा श्रेय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम देना चाहेंगे। इससे बड़ी किस्मत क्या होगी? अपने जन्म में वहाँ जा रहा हूँ मैंने जन्म इसलिए लिया है, अब उसके दर्शन करूँ। मैं 3 साल से जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं जा सका। आज मेरा बुलाया है और आज मैं जा रहा हूँ। रामलला के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का एक रंग तेलंगाना के हैदराबाद में भी नजर आया, जहां से अयोध्या के लिए ट्रकों के जरिए अन्न भेजा गया। इस दौरान वहां जय श्री राम के जयकारे भी गूंजे।
यहाँ की भाग्यनगर अयप्पा सेवा समिति 12 दिनों के लिए करीब 1 लाख श्रद्धालुओं के लिए अन्नदान कर रही है। तो ये दो तस्वीरें बताती हैं कि उत्तर हो या दक्षिण, श्रद्धालु अपने आराध्य के लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के आदि महोत्सव में, जहां इन दिनों आदि महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। रविवार यानी 18 फरवरी को इस मेले का आखिरी दिन होगा। अगर आप अभी तक इस मेले में नहीं गए हैं तो इस वीकेंड आप प्लान बना सकते हैं, क्योंकि आदि महोत्सव में आपको भारत के अलग अलग राज्यों की जनजातीय संस्कृति के रंग, कला और स्वादिष्ट खाने का स्वाद मिलेगा। इस मेले में लद्दाख के लजीज खाने का स्वाद है तो बंगाल की मिठास यानी सौंदेश भी है। साथ ही कश्मीर के मशहूर कहवा के अलावा काफी कुछ है और इन सभी का स्वाद चखने के लिए दिल्ली वासियों के पास सुनहरा मौका है। क्या खास है इस मेले में, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लोकल पुलाव। राज्यों की शिल्प कला, संस्कृति के रंग और पकवानों की खुशबू सब बस एक जगह। ये अलग अलग रंग दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वहां इन दिनों आदि महोत्सव की धूम मची हुई है। ये वो मंच है जहां दुनिया को देश की जनजातीय विरासत और उसकी ताकत से रूबरू होने का मौका मिलता है। कहा जाता है कि अगर आप अपनी संस्कृति, अपनी रूट्स के साथ जुड़े हैं तो तरक्की करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और उसी की एक पहचान, उसी की एक मिसाल जहां आपको मैं ले आई हूं इस वक्त आदि महोत्सव। आदि महोत्सव चल रहा है दिल्ली में, जहां पर आप भारत के ट्राइब्स, लोकल जो लोग हैं उन कारीगरों से मिल सकते हैं, यहाँ के लोकल स्वादिष्ट पकवानों को चख सकते हैं। और देखिए यही खासियत है हमारे देश की कि हमारा देश इतना समृद्ध है, अलग अलग तरह के लोग हैं, भाषाएं हैं, खान पान है, सब कुछ है और इसीलिए आज दुनिया भारत को सलाम करती है। इस मेले में लद्दाख के लजीज खाने का स्वाद है तो बंगाल की मिठास यानी संदेश भी है। साथ ही कश्मीर के मशहूर कहवा के अलावा काफी कुछ है। अलग अलग तरह के स्टॉल्स हैं। आपने देखा होगा हर रीजन का अपना अपना फूड होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्राइबल फूड स्पेशली मिलेगा। तो एक एक करके अगर मैं दिखाऊं, ओडिशा, जम्मू कश्मीर में आपको कहवा मिल जाएगा, आपको जम्मू कश्मीर में रिश्ता मिल जाएगा, कबाब मिल जाएंगे। इसके अलावा नागालैंड, जिसका अपना एक कल्चर है, वहाँ का अपना फूड है। मतलब खाने पीने के शौकीनों के लिए तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। ये है चिकन विथ बैम्बू सूप एंड ट्राइब्स। जो सामान जो भी हो वहाँ अपना गांव से लेके आता हूँ। और है ये अनिशी के साथ पोर्क बना हुआ है। दिस अ वेरी टिपिकल ऑथेंटिक नागा डिश है। मैं यहाँ लेके आई हूँ झारखंड से, आजिया मेम्बा का क्यूजीन है ये। और ये लाल भात है जो ढेकी का कुटा हुआ है, अनपॉलिश्ड राइस है। उसके साथ ये जो सूखा साग देख रहे हैं, चकोर साग का झोर लेके आई हूँ। इसका न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज है कि इसमें बहुत सारा आयरन है, कैल्शियम है, तो हमारे हेल्थ के लिए वो बहुत ही बेनिफिट है। इतना ही नहीं, यहाँ मोटे अनाज के अलावा सैर सपाटे का भी पूरा इंतजाम है। यहाँ पर सही मायने में अगर आप हमारे कल्चर से और हमारे फूड से रूबरू होना चाहते हैं, उस फूड की साइंस को समझना चाहते हैं, कितना जो ऑथेंटिक जड़ी बूटियां हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में जानना समझना चाहते हैं। और इसीलिए सरकार बार बार फोकस करती है कि ये हमको वापस मिलेट्स पर जाना चाहिए। खाने और घूमने के बाद अगर थकान महसूस हो तो लोक संगीत का जादू आपकी थकान को दूर कर देगा। तो अगर आप भी भारत को समझना चाहते हैं, अपने देश की जनजातीय विरासत को देखना चाहते हैं, तो चले आइए आदि महोत्सव में। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में एक जगह अलग अलग राज्यों के फूड स्टॉल्स मिल जाएं तो क्या कहना, खाने पीने के शौकीनों का तो दिन बन जाएगा। हमारी संवाददाता नवजोत रंधावा ने आदि महोत्सव में लगाए गए अलग अलग राज्यों के फूड स्टॉल्स का जायजा लिया और उनका जायका भी चखा।
आपकी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है, जिसमें कैल्शियम, जिंक, विटामिन्स, मिनरल्स, हर तरह का खाना आपको झारखंड के स्टॉल पे मिल जाएगा। इसके अलावा तेलंगाना में जब आप आएंगे, यहाँ पर आपको ऑथेंटिक बिरयानी मिल जाएगी। महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, ऑथेंटिक फूड आपको यहाँ का मिलेगा। गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, यहाँ पर अलग अलग तरह के जो कि बिल्कुल यहीं पर तैयार किए जा रहे हैं। और स्पेशली अगर मैं कहूँ तो मसाले ये लोग अपने यहाँ से ही लेकर आए हैं जो इस्तेमाल होते हैं यहाँ पर। अब इसके अलावा एक और चीज जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, एक बार फिर से मैं आपको झारखंड वाले स्टॉल पर लिए चलती हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम जब हम आए थे हमने खाया था लाल चींटी की चटनी, वो तो नहीं मिली है, सॉरी। लेकिन झारखंड का एक और स्टॉल है। आपके पास क्या है? हमारे पास रोटी है, सत्तू भरी रोटी है, सब्जी है, मिक्स वेज सब्जी, ये मिक्स वेज सब्जी है, इसमें आलू है, गोभी है, मटर है। और इसके मसाले जो यूज हुए वो कहाँ से यूज? वो हमारे झारखंड के हैं जी। से लेकर आइए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, महाराष्ट्र का कुजीन मिल जाएगा। अब आपको नागालैंड कुजीन में लेकर चलते हैं। आप लोग क्या क्या लेकर आए हैं? सबसे फेमस वहाँ का क्या है? We have black sticky rice. Yeah, this is our today's special. Yeah. इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या है, बता पाएंगे? Actually, it's very good for health. It's good in digestion as well. And then, like, it tastes better also. It has good high in protein, and then it has a good flavor as well. और इसको खाते किसके साथ है? We can eat with the chicken chili as well, or back home we eat with the chutney as well. Like, किस तरह की चटनी आप? this is we have Naga special tamarillo chutney, and we also have garden egg chutney. This is like it's a family of eggplant. It's very tasty actually. प्लांट सीधे तौर पर आपको बताऊं तो वो जैसे हम बिहार में चोखा खाते हैं, कुछ उस तरह का उसको चटपटा तरीके से बनाया गया है। हम और आप सब लोग मोमोज खाते हैं, और हम मोमोज नॉर्मली जब दिल्ली में खाते हैं वो एक्चुअली मैदे से बने होते हैं, और अक्सर कहा जाता है कि आप नहीं खाइए क्योंकि आपके स्टमक के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ऑथेंटिक आपको आज मैं मोटे अनाज के मिलेट्स के मोमो भी दिखाती हूँ। और मिलेट्स मोमो में एक्चुअली तो एक ट्रेडिशनल फूड है वो सिक्किम का। लेकिन वहाँ पर मोमोज मिलेट से बनते हैं या फिर चावल के आटे से? और दूसरा वो सिक्किम में वो नॉर्मली लोग वो मैदा के बनते हैं और सूजी आटा के भी बनते हैं। फिर भी जो हमारे एक मेला लगता है अपना अपना ट्रेडिशनल के लिए, वो अपना ट्रेडिशनल चीजें यूज करता है। और मिलेट्स में कोई हानिकारक चीज नहीं है, इसमें हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जाहिर सी बात है कि अगर आप आदि महोत्सव में आ रहे हैं तो आप अगर हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर से रूबरू होना चाहेंगे तो फिर हम टेस्ट से क्यों वंचित रहे। आपको मध्य प्रदेश, असम, मणिपुर, हिमाचल आपको लिए चलती हूँ। बहुत अच्छी चीज है जो शायद मैंने पहले कभी नहीं देखी। बहुत बार हिमाचल गई हूँ लेकिन मैं पहले कभी देख नहीं पाई। मैडम क्या लेकर आई हैं आप, दिखाइए। मैडम हमारे यहाँ पे सिड्डू है। आप बताइए बनता कैसे है? मैडम ये हिमाचली सिड्डू है, ये एप्रिकॉट की जो चटनी है उसके रहते हैं, एप्रिकॉट और अखरोट और पॉपी सीड से बनते हैं मैम ये। हाँ। और ये जो इसकी बाहर की कवरेज है ये किससे बनती है? आटे की बनती है जी। जी। और ये आटा किस तरह का? नॉर्मल गेहूं का आटा होता है? आटा रहता है इसमें। यहाँ पे आपने गेहूं का आटा बनाया या नॉर्मली ऐसे? वहीं से लेके आए, हिमाचल से लेके आए। और ये स्पेशल तरह की गेहूं? जी। तो कितना लोग पसंद कर रहे हैं यहाँ पर? सर यहाँ पे बहुत पसंद कर रहे हैं मैम, यहाँ पे बहुत पसंद कर रही है सिड्डू। और सिड्डू बहुत लोगों को भा रहा है और कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा और टेस्टी। इस तरह से इसको काटा जाता है और इसमें घी लगाया जाता है। ये लोकल देसी घी अपना, इसको इसमें लगाया जाता है। और इसके साथ चटनी भी होती है और अचार भी होती है। और अपने यहाँ पे लिंगड़ी का अचार भी है और चटनी भी है। इसको इस तरह तैयार है सिड्डू। तो ये है आदि महोत्सव के रंग। भाई सीधी सी बात है, कम से कम एक बार आना तो बनता है। सचिन तेंदुलकर, ये वो नाम है जिसे दुनिया क्रिकेट का भगवान मानती है। ये अपनी दरियादिली के लिए भी जाने जाते हैं। एक दिन पहले सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि के साथ ताज नगरी आगरा पहुंचे। वहां उन्होंने ताजमहल की सैर की और मुगल काल की इस ऐतिहासिक इमारत से जुड़े किस्से जाने। इस दौरान ताजमहल में मौजूद अपने फैंस के साथ भी सचिन ने मुलाकात की। एक तरफ है दुनिया के अजूबों में शुमार ताजमहल, तो दूसरी तरफ क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर। गुरुवार को जब सचिन अपने परिवार के साथ ताज के दीदार के लिए पहुंचे तो फैंस ने कुछ इसी अंदाज में उनका स्वागत किया। इस दौरान गोल्फ कोर्ट पर सवार सचिन ने अपने फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। उन्होंने कभी हाथ हिलाकर तो कभी हाथ जोड़कर
वहां मौजूद अपने प्रशंसकों का अभिवादन किया। कुछ ही देर के लिए वहां ऐसा नजारा बन गया कि लोग ताजमहल को भूल सचिन के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए बेताब दिखे। फिर वहां मौजूद जवानों ने सुरक्षा घेरा बनाकर सचिन और उनकी पत्नी को ताजमहल की सैर करवाई। इस दौरान सचिन और अंजलि ने ताजमहल के सामने फोटोशूट भी करवाया। फिर मास्टर ब्लास्टर ने ताजमहल की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों और जवानों से हाथ मिलाया, साथ ही उनके साथ भी तस्वीरें खिंचवाईं। इसके बाद सचिन अपने परिवार के साथ वहां से मुंबई रवाना हो गए। आगरा से अरविंद शर्मा, गुड न्यूज टुडे। बोलिविया में ला पाज के बाद दुनिया की सबसे लंबी रोपवे पहाड़ों की रानी शिमला में बनने जा रही है। शिमला में करीब 14 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण कार्य अगले साल सितंबर-अक्टूबर के महीने में शुरू होने की उम्मीद है। इस रोपवे में 13 बोरिंग और एक टर्निंग स्टेशन होगा। आसान भाषा में इसे मेट्रो ऑन द रोप भी कहा जा सकता है, जिसमें राजधानी शिमला के आम लोग अपना गंतव्य पहुंच पाएंगे। पहाड़ों की रानी शिमला अपनी सुंदरता को लेकर दुनिया भर में मशहूर है। जिस समय शिमला शहर का निर्माण हुआ था, उस समय किसी ने भी सोचा नहीं था कि आज शहर का हाल बेहाल उसकी ट्रैफिक व्यवस्था की वजह से हो जाएगा। शहर की जनसंख्या तो बढ़ी ही है, टूरिस्ट के बढ़ने से शहर की हालत और खराब हो जाती है। ऐसे में एक ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत महसूस की जा रही थी जो जगह भी कम ले और लोगों की मुश्किलें भी दूर कर सके और जेब पर भी खर्च ज्यादा न आए। इसलिए शिमला की ट्रैफिक व्यवस्था को सही रखने के लिए सरकार ने एक प्लान तैयार किया है और वो है रोपवे का, जो करीब 14 किलोमीटर का होगा। ये प्रोजेक्ट जो डीकंजेशन है शिमला की, उसके लिए बहुत सुचारू रूप से कार्य करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें रोड से बेसिकली उठा करके आप नॉट ओनली टूरिस्ट, जो लोकल एम्प्लॉयज हैं जो डेली सुबह अपने ऑफिस जाएंगे, स्कूल वाले स्कूल के बच्चे जाएंगे, उनके लिए भी ये काफी सहूलियत प्रदान करेगा। और इसका जो किराया है लगभग जो कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जैसे बसेस है उससे कंपेरेबल होगा। इस परियोजना में शिमला की खूबसूरती भी बनी रहेगी और रोपवे का सफर पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ किफायती और सुरक्षित भी होगा। खास तौर पर जो आम लोग हैं और जो टूरिस्ट है, ट्रैफिक कंजेशन की वजह से परेशान होते हैं, जिन्हें दो चार होना पड़ता है, उन्हें जरूर बड़ी राहत मिलेगी। उसके साथ साथ प्रकृति की सौंदर्यता भी कहीं ना कहीं वो निहार सकेंगे और सीधे तौर पर जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको कम करने में इस प्रोजेक्ट के जरिए है वो मदद मिलेगी। इस रोपवे परियोजना की लागत करीब 1600 करोड़ रुपए होगी। इसके निर्माण की शुरुआत सितंबर 2024 में होने की उम्मीद है और इसके 2029 में पूरा होने का अनुमान है। इस परियोजना में 3 लाइनें होंगी, मोनाल, देवदार और सेब। रोपवे के हर केबिन में 10 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी। प्रति घंटे इसमें 3000 लोग सफर कर सकेंगे। यह परियोजना 76 किलोमीटर के सड़क नेटवर्क को कवर करेगी, जबकि पूरे प्रोजेक्ट में करीब 9 हेक्टेयर जमीन ही इस्तेमाल होगी। इस प्रोजेक्ट में स्टेशन के पास पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी। शिमला को इस परियोजना की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि इससे एक तो शिमला की आबो हवा बरकरार रहेगी और ये आने वाले 40 साल तक ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रख सकेगी। ये टोटल प्रोजेक्ट जो होगा ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 1555 करोड़, आप 1600 करोड़ का रखें, 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा और ये नेक्स्ट 40 इयर्स, अगले 40 साल के लिए ट्रैफिक का लोड लेने के लिए सक्षम है। इस रोपवे की शुरुआत तारा देवी स्टेशन से होगी। इसमें 13 बोर्डिंग डिबोर्डिंग स्टेशन होंगे, जबकि एक स्टेशन टर्निंग स्टेशन होगा। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, 2D कंडी पार्किंग, न्यू ISBT, रेलवे स्टेशन, ओल्ड ISBT, लिफ्ट पॉइंट, सचिवालय, नौबहार, संजौली, IGMHSC, आइस स्केटिंग रिंग, होटल सिसिल और विक्ट्री टनल पर टर्निंग स्टेशन होगा। फिलहाल इस परियोजना का ड्रोन के जरिए सर्वेक्षण, जियो टेक्निकल सर्वे हो चुका है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जमीन अधिग्रहण का क्लियरेंस अगले 3 से 4 महीने में पूरा हो जाएगा। ललित शर्मा, शिमला, गुड न्यूज टुडे।